नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी जब मैं ये क्लास बना रहा हूं दोस्तों, इस टाइम पे भी सुबह की शिफ्ट का एग्जाम चल रहा होगा दोस्तों। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इस रात 8 साढ़े 8 बजे हम आपके लिए लाइव आ रहे थे, ठीक ना। और आज किसी कारणवश हम नहीं आ पा रहे, टेक्निकल इशू है, एक दो दिन का रहेगा। और इसके बाद बाकी की रीजनिंग की और साइंस की क्लासों का एनालिसिस चल रहा है आपका। सुबह 8 बजे रीजनिंग के वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके एक दिन पहले के एग्जाम में हो चुके हैं, क्योंकि उनको सोल्व करके बताना होता है किस प्रकार आना है, ट्रिक क्या है, अब आगे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार 9 बजे फिर एक और क्लास आती है जो कि साइंस की होती है, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, अब किन क्वेश्चनों के आने की संभावना है। इस वक्त 11 बजे मेरी क्लास एमपीजी की जीएस की, जो कि आप अभी देख रहे हैं, ये क्लास भी आपकी रहेगी। एक दो दिन थोड़ा सा वीक रहेगा मेरा, बाकी दोनों की क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए, कल हमने कहाँ तक कर लिया था, कल का एनालिसिस भी आपको पता है कि मेरी एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट है दोस्तों। और एनालिसिस की क्लास में लाइव में रात रोज 8:30 बजे लाइव आता हूँ दोस्तों। कितने बजे आता हूँ? 8:30 बजे। पर एक दो दिन में नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको आज का पहले क्वेश्चन के ऊपर ले जाने के लिए दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि संस्थाओं में असंगत को बताइए। जो कृषि संस्थाएं उसमें से एक असंगत को बताने से क्या तीन बिल्कुल सही है संगत के, लेकिन एक असंगत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर। सी हो जाएगा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर। और डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सुसंगत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जबलपुर संस्थान, ये हमारा गलत है दोस्तों। और बाकी के तीन हमारे असंगत है दोस्तों, ठीक है। असंगत को बताना, बाकी तीन हमारे संगत है, ये असंगत है। अब क्यों है, देखिए मध्य प्रदेश में जो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान है वह कहां पर है? भोपाल में है। ये जबलपुर में नहीं है, ये कहां पर है? भोपाल में है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा भोपाल में है। और बाकी के, जबकि जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय दोस्त क्या है, ये अनुसंधान लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिए, ये अनुसंधान है, लेकिन महाविद्यालय की अगर बात करता तब जबलपुर हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है। बाकी उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। चावल का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आने की संभावना बनती है। और मैं आपको रोज 8:30 बजे एनालिसिस करा रहा हूँ। 2 क्लासेस हमारी लाइव में डली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अग्निवीर की क्लासेस भी चल रही है हमारी, और उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जल्द ही हम एक और बैच मध्य प्रदेश के लिए, एक यूपी के लिए बैच स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में जो हरित क्रांति का निम्नतम लाभ किस फसल को मिला था? इसमें से एक ऐसी फसल का नाम बताना है जिसमें जो हरित क्रांति को दोस्तों सबसे कम लाभ मिला था उसके द्वारा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं, बी ऑप्शन हो जाएगा चावल, सी हो जाएगा ज्वार और डी हो जाएगा दलहन। तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति की जब भी बात आती है और सबसे कम लाभ किसे मिला था, तो दलहन को मिला था। किसे मिला था? दलहन को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको। हरित क्रांति की जब भी बात जाती है तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई। 1966-67 में प्रारंभ प्रारंभ हुई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सर्वाधिक जो लाभ मिला था वह किसको मिला था? सबसे पहले जो था जिसको सर्वाधिक लाभ मिला था वो हमारा गेहूं था दोस्तों। क्या था? गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ मिला था। फिर दूसरे नंबर पे चावल को मिला था। किसको मिला था? चावल को मिला था। तीसरे नंबर पे लाभ हरित क्रांति के द्वारा सबसे ज्यादा मिला था, तो किसको मिला था? ज्वार को मिला था। सबसे कम अगर जो लाभ मिला था तो वह हमारा दलहन को मिला था। किसको मिला था? दलहन को मिला था। क्रम समझ में आया आपकी? क्वेश्चन आ सकता है। हरित क्रांति मध्य प्रदेश में 1966-67 में प्रारंभ हुई थी। सबसे ज्यादा लाभ जिस फसल को मिला था वो गेहूं थी, दूसरी चावल, तीसरी हमारी ज्वार और डी और हमारा लास्ट ऑप्शन होगा दलहन, ठीक है। और दलहन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? आता कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फसलों के क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए मैंने अभी आपको एक दिन पहले की क्लास में मैंने आपको मिट्टियों के क्वेश्चन करा दिए थे। अब थोड़े से फसलों के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अगर फंसे तो किसी भी प्रकार का अगर फंस जाए क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। भले हम कम क्वेश्चन करेंगे पर क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनकी आने की संभावना बनती है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना है, जितना हो सके क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस में हमने दिखाया है, आपको बताया भी था दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है निम्न फसल में से सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, जो सूखा क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी होती है, जहां पर पानी कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करली, बी हो जाएगा सनई, और सी हो जाएगा हमारा अरहर, और डी हो जाएगा मेष्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूखा के क्षेत्र में सबसे बढ़िया फसल होती है मेष्टा की दोस्तों। कौन सी होती है? मेष्टा की होती है, ठीक है ना। अब मेष्टा होता क्या है, अब आप सोच रहे हो सर ये मेष्टा समझ में नहीं आया, मेष्टा क्या है। तो जो मेष्टा, एक और होता है सनई, जो बी नंबर पे दिया है, मेष्टा सनई के समान रेशा करने वाली फसलें हैं ये। कौन सी फसलें हैं ये? रेशा उत्पादित करने वाली फसलें हैं। क्या करती हैं जी? रेशा उत्पादित करती हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता किसी को? चलिए, मेष्टा का पौधा 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है दोस्तों। मैं आपको मेष्टा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है, और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ होता है पता है आपको? इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के, जैसे कि गुना हुआ हमारा, गुना के बाद भिंड हुआ हमारा, और भिंड के बाद रीवा हुआ हमारा, इन क्षेत्रों में क्या हो दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। चलिए हमारा जो 35वें नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, आपको बताना है। इनमें से जो तिलहन की फसलें हैं वह कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा सोयाबीन, बी हो जाएगा हमारा सरसों, सी हो जाएगा अलसी, डी हो जाएगा सभी। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों जो फसलें हैं, सोयाबीन हुआ, सरसों हुआ, अलसी हुआ, ये सारी की सारी हमारी तिलहन की फसलें हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में तिलहन लगभग लगभग कितना होता है, तो मध्य प्रदेश में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश में जो तिलहन होता है दोस्तों, तिलहन मध्य प्रदेश में तिलहन लगभग लगभग 58 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में होता है। 58 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बता दें, तिलहन में सोयाबीन भी आ जाती है, सरसों भी आ जाती है, मूंगफली भी आ जाती है, अलसी भी आ जाती है, ये चीजें शामिल होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितनी है दोस्तों, ठीक है ना। हाल ही के अब तो जो अपडेट हो चुका है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, अब तो बहुत सारे बढ़ चुकी हैं। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में जो बीज फार्म विकास निगम मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों। क्या बताना है आपको? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो बीज फार्म विकास निगम का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंदौर, बी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा जबलपुर, डी हो जाएगा ग्वालियर। तो इसका मैं सबसे पहले अगर आपको राइट आंसर देने की कोशिश करूं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर भोपाल में। कहां पर है? मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का जो मुख्यालय है वह कहां पर है? भोपाल में है। और मैं आपको बता दूं, भोपाल में इसकी स्थापना पता है आपको कब की गई थी? 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मध्य प्रदेश में प्राथमिक योगदान, इस थोड़ा सा इसको भी स्किप करेंगे हम। चलिए ओके ओके 40वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं। आपको उन जिलों के बारे में इसमें से बताना है जो तालाब के द्वारा सिंचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालाघाट, बी हो जाएगा सिवनी, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन में हो जाएगा हमारा बालाघाट सिवनी, बी हो जाएगा हमारा सीधी मंडला, सी हो जाएगा हमारा नरसिंहपुर और दमू, और डी हो जाएगा हमारा रीवा सतना। तो देखिए तालाबों के द्वारा जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मध्य प्रदेश की, वो जिले कौन कौन से मैं आपको बता दूं, तो वो जिले हो जाएंगे हमारे बालाघाट और सिवनी दोस्तों। क्या हो जाएंगे? बालाघाट और सिवनी हो जाएंगे। अब बालाघाट सिवनी में मुख्य तौर पर क्या होता है, अधिकतर जो सिंचाई होती है खेतों की वह तालाबों के द्वारा होती है।
अगर देखें तो मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा कुल जो सिंचाई होती है वह 2.1% के क्षेत्र में होती है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 41वें नंबर का, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं, यानी कटीले टाइप के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, जहां पर कांटे टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा ग्वालियर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्योपुर, सी हो जाएगा हमारा मंडला, डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किन जिलों में जो कटीले वन पाए जाते हैं, तो सभी जगह पाए जाते हैं। जितने जी शहर लिखे हुए हैं, जिले लिखे हुए हैं मध्य प्रदेश के, ग्वालियर हुआ, बीहड़ का क्षेत्र लग जाता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप चंबल साइड जाते हैं, भिंड मुरैना साइड, श्योपुर हुआ, वहां से पूरा घूम के एरिया है, मंडला हुआ। इन क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, मंडला में थोड़े कम पाए जाते हैं, घने क्षेत्र है बहुत ज्यादा मंडला में, लेकिन ग्वालियर, श्योपुर और मंडला में तीनों जगह पर पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। मैं आपको बताया कटीले वन कहां पाए जाते हैं, जहां पर 75 सेंटीमीटर से दोस्तों, क्या है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहां पर कटीले वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र है, श्योपुर हुआ, उत्तरी शिवपुरी भी हुआ, हमारा आ जाता है यहाँ पर, इन जगह पर पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा मध्य प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिंहगढ़, बी हो जाएगा खजुराहो, सी हो जाएगा अमरकंटक, डी हो जाएगा पचमढ़ी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मध्य प्रदेश का जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पचमढ़ी है दोस्तों। क्या है? पचमढ़ी है, याद रखिए पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन है दोस्तों। क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन कहे जाने वाले पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमपीपीएससी प्री 2009 में पूछा गया था, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है ना, कहां पर है, और 2009 का ये क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम, बी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, और सी हो जाएगा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश, और डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको सही पता है, देश के कुल क्षेत्र का मध्य प्रदेश में 12% भाग ऐसा था जहां पर क्या है, मध्य प्रदेश में वन पाए जाते दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जेल पेहरी का क्वेश्चन है, 2015 में आ चुका है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आ रहे हैं। तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक ना, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में जहां पर वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 26%, 5%, डी हो जाएगा 20%। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर देने की कोशिश करूं कि भारत की वन भूमि का कितना हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, तो 12.4% है। कितना है? 12.4% है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अर्थात वनों की क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का प्रथम स्थान भी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए चलिए तो अब क्वेश्चन आ जाता है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद रखिए, मैंने कल शायद आपको बताया था शायद ये क्वेश्चन, और मैंने सुना भी था कि एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से परीक्षा कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ है। अब जिस सेकंड शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन एक यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया था, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा उड़ीसा, हो जाएगा मध्य प्रदेश, और डी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो देखिए तेंदुपत्ता का जो मुख्य उत्पादन करने वाला राज्य है वह हमारा मध्य प्रदेश से, ये क्वेश्चन आया था, और अभी का हाल ही का क्वेश्चन है ये, और शायद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, मान लगभग लगभग। तो क्या है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर आपको बता दूं, देश का 60% तेंदुपत्ता उत्पादित करता है मध्य प्रदेश हमारा। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है तेंदुपत्ता का, वह जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? सागर, जबलपुर, शहडोल,
ये मध्य प्रदेश की ऐसी जिले हैं, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये वो जिले हैं जहां पर तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इनका उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पर पाए जाते हैं इन जिलों में। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। कंटेंट भी मैंने अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो दोनों क्लासें देखना मत भूलना, तीनों है हालांकि। कौन कौन सी? सबसे पहले रीजनिंग की 8 बजे आती है, यहाँ पर दीपक सर के द्वारा एक शानदार सीरीज जो कि रीजनिंग की चलाई जा रही है, जो कि आपके एनालिसिस पेपर है, जो कि होता है एक दिन बाद। पूरे तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। इसके बाद प्रमोद सर के द्वारा 9 बजे की क्लास ली जाती है, उसमें भी शानदार साइंस के वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और आगे की तैयारी कराई जाती है कि अब कैसे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे साथियों।